हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास। इस क्लास में हम लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसका क्या मीनिंग होता है और लिबरलाइजेशन के अंडर जो है कौन कौन से रिफॉर्म्स हमारे देश में किए गए, जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं, फिस्कल रिफॉर्म्स हैं और एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। तो इन रिफॉर्म्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट लिबरलाइजेशन। जैसा आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जब हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स बनने शुरू हुए तो 1956 में आईपीआर 1956 आया और उसमें देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए जो मेन जिम्मेवारी दी गई वो पब्लिक सेक्टर को दी गई। और पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए कई तरह के रेगुलेशंस, कंट्रोल्स, चेक एंड बैलेंसेस ये प्राइवेट सेक्टर पर लगाए गए, जिसमें कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम था, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल था, प्राइस कंट्रोल या फाइनेंशियल कंट्रोल ऑन गुड्स, इसी तरह इंपोर्ट लाइसेंसिंग थी, रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बाय द बिग बिजनेस हाउसेस। तो इस तरह के कंट्रोल्स जो थे वो लगाए गए थे, रेगुलेशंस लगाए गए थे ताकि प्राइवेट सेक्टर को नियंत्रित किया जा सके और देश की इकोनॉमी जो है वो ग्रो कर सके अंडर प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज को कई तरह के प्रोटेक्शन दिए गए थे, जिसमें हैवी इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई गई और साथ में जो इंपोर्ट कोटाज हैं वो भी फिक्स किए गए और एक तरह से पब्लिक सेक्टर मोनोपोलीज क्रिएट हो गई इंडस्ट्रियल सेक्टर में। सो इन कंट्रोल्स की वजह से इकोनॉमी में जो करप्शन था, स्पेशली इन द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बहुत सारी लेट लतीफ़ी जिसको बोलते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी लेट होने लगे, उसमें बहुत सारा डिले होने लगा, इनएफिशिएंसीज काफ़ी बढ़ गई इकोनॉमी के अंदर और साथ ही साथ हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो भी काफ़ी कम हो गई थी और जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम था वो हाई कॉस्ट हो गया था। तो इस तरह की समस्याएं हमारी इकोनॉमी में हो चुकी थी 1990 तक। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई उसमें एक पैरामीटर जो था वो था लिबरलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। तो लिबरलाइजेशन के अंडर जो है इंडियन इकोनॉमी को ये जो अभी हमने फिजिकल या डायरेक्ट कंट्रोल्स की बात की जो प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर लगे हुए थे उनको हटा दिया गया। सो लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि इट मीन्स रिमूवल ऑफ फिजिकल एंड डायरेक्ट कंट्रोल्स ऑन प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। कि जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के ऊपर गवर्नमेंट के द्वारा जो डायरेक्ट या फिजिकल कंट्रोल लगाए जाते हैं, जब उसको हटा दिया जाता है तो उसको कहते हैं लिबरलाइजेशन। लिबरल करना, इकोनॉमी को लिबरल करना, मतलब जितने भी कंट्रोल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हटाकर जो है इकोनॉमी को एक तरह से लिबरलाइज कर देना। सो दिस इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन में क्या करते हैं कि इकोनॉमी के ऊपर, स्पेशली जो इकोनॉमी में जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके ऊपर जो फिजिकल या डायरेक्ट कंट्रोल्स लगे हुए हैं उनको हटा देना ताकि एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग बढ़े, करप्शन ख़त्म हो और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट हो एक्सेलरेट हो, इकोनॉमिक्स जो सिस्टम है हमारा वो हाई कॉस्ट की जगह लो कॉस्ट हो। तो इसलिए लिबरलाइजेशन को इंडिया में अडॉप्ट किया गया
और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए लिबरलाइजेशन के अंडर, वो रिफॉर्म इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी किए गए, वो फाइनेंशियल सेक्टर में भी किए गए, और फिस्कल रिफॉर्म्स भी किए गए, और साथ में एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स भी इंडिया में किए गए. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज इन डिटेल. सो लेट अस स्टार्ट द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स. पहला पॉइंट है एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. 91 से पहले सभी इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस लेना पड़ता था न्यू इंडस्ट्रीज़ को खोलने के लिए, और अगर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था. लेकिन जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 में बनी, उसमें लाइसेंसिंग को ख़त्म कर दिया गया. सिर्फ 5 तरह की इंडस्ट्रीज़ पे इसको लेना ज़रूरी रखा गया, जिसमें प्रोडक्शन ऑफ लीकर था, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड डेंजरस केमिकल्स. तो इन 5 चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की ज़रूरत रहेगी. बाकी सभी के लिए लाइसेंस लेने की जो अनिवार्यता थी उसको ख़त्म कर दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो इंडस्ट्रीज़ पहले पब्लिक सेक्टर के लिए ही रिजर्व थी, उसकी संख्या को कम कर दिया गया. मतलब अब सिर्फ 17 इंडस्ट्री जो थी पहले, उसमें से सिर्फ 8 इंडस्ट्रीज़ को ही पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व रखा गया, और बाकी जो इंडस्ट्रीज़ थी 9 इंडस्ट्रीज़, उनको पब्लिक सेक्टर ने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो है वो छोड़ दिया. और 2010-11 में इस संख्या को और कम किया गया, और अब सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें एटॉमिक एनर्जी है और रेलवेज़ हैं. सिर्फ यही पब्लिक सेक्टर के अंदर रह गई हैं, बाकी सबको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इज डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज. सो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्शन एरियाज थे जो पहले स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व रखे गए थे. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी में उनको डी रिजर्व कर दिया गया और उनको मार्केट फोर्सेस के हवाले छोड़ दिया गया. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन की पॉलिसी थी या रिजर्वेशन फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, उसको ख़त्म कर दिया गया और उसको ओपन मार्केट में compete करने के लिए छोड़ दिया गया. नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी. सो पहले प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो है वो लाइसेंसिंग ज़रूरी था इंडिया में, लेकिन अब जब लाइसेंसिंग को ही ख़त्म कर दिया गया तो उससे जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी उसको बढ़ाने के लिए प्रोड्यूसर खुद डिसीजन ले सकते थे. अब ये डिसीजन करना है कि किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है और कैसे प्रोडक्शन करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये अब सिर्फ प्रोड्यूसर की चॉइस पे डिपेंड करता था. और प्रोड्यूसर जो है वो मार्केट कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए चॉइस मेकिंग करता था. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स. तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को इस चीज़ की फ्रीडम मिल गई कि वो कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर सकते थे, ताकि वो अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको अपग्रेड कर सकें अपनी इंडस्ट्रीज़ में. और उसके लिए जो है अब सरकार की तरफ से भी किसी तरह की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं रह गई थी. मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो मैटर थे, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए या इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स से जुड़े हुए जो मैटर थे, इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो थे, उसको अब
फ्री कर दिया गया, उसमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट के कंट्रोल की जो सिस्टम बना हुआ था उसको ख़त्म कर दिया गया। सो दीज वर द इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। लेट अस रिकैप इट वंस अगेन। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ख़त्म कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर के अंडर जो काम करने वाली फर्म्स थी उनकी संख्या कम कर दी गई, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए जो एरिया ऑफ प्रोडक्शन रिजर्व किए गए थे उनको डी रिजर्व कर दिया गया, उनको मार्केट फोर्सेस के लिए छोड़ दिया गया। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अब जो प्रोड्यूसर हैं वो खुद डिसीजन ले सकते थे क्योंकि लाइसेंसिंग पॉलिसी ख़त्म हो गई थी, और साथ में इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स या टेक्नोलॉजी की इंपोर्ट के लिए जो है गवर्नमेंट से परमिशन की आवश्यकता नहीं रह गई थी। So these were the industrial sector reforms. So let us discuss about the financial sector reforms under liberalization. फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, इसमें हम बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शामिल करते हैं। साथ ही इसमें स्टॉक एक्सचेंज मार्केट आता है और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आता है। तो इन कंपोनेंट्स को मिलाकर जो है वो देश का फाइनेंशियल सेक्टर बनता है। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में जो रिफॉर्म्स किए गए वो इस तरह से थे। लिबरलाइजेशन से पहले जो आरबीआई का रोल था वो एक तरह से रेगुलेटर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट था, वो फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता था। लेकिन अब उसका रोल चेंज करके उसको रेगुलेटर की जगह फैसिलिटेटर बना दिया गया। मतलब अब वो रेगुलेट नहीं करेगा। जैसे पहले कमर्शियल बैंक के लिए जो इंटरेस्ट रेट स्ट्रक्चर होता था वो भी आरबीआई के द्वारा डिसाइड होता था, लेकिन अब ऐसे काम जो है वो मार्केट फोर्सेस के सहारे छोड़ दिए गए, और आरबीआई का जो रोल था वो सिर्फ एक तरह से सलाहकार का रह गया, फैसिलिटेटर का रह गया। और कमर्शियल बैंक जो है वो मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपने डिसीजन लेने में एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए थे। और दूसरा जो इसमें चेंज आया वो ये था कि जो हमारा इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री थी उसमें भी काफ़ी सुधार हुआ, क्योंकि जो प्राइवेट बैंकर थे उसमें वृद्धि हुई। प्राइवेट बैंक्स काफ़ी सारे खुले उसके बाद, लिबरलाइजेशन के बाद। चाहे ये प्राइवेट बैंक हमारे अपने देश के थे, डोमेस्टिक थे, या फिर इंटरनेशनल बैंक्स थे, तो हमारे देश में बैंकिंग जो इंडस्ट्री थी उसका भी एक्सपेंशन हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें हम मर्चेंट बैंकर्स को लेते हैं, म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, पेंशन फंड्स को लेते हैं, इन सब चीज़ों का भी एक्सपेंशन हुआ। तो एक तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी मजबूती देखने को मिली, एक कंपटीशन जो है वो क्रिएट हुई, और उससे देश में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए फ़ायदा मिला। सो दीज वर द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट इज फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। तो फिस्कल रिफॉर्म्स वो रिफॉर्म्स होते हैं जो गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होते हैं। और जैसे गवर्नमेंट के रेवेन्यू में आप जानते हैं टैक्स रेवेन्यू एक मेन कंपोनेंट है, तो फिस्कल रिफॉर्म्स के तहत जो मेन रिफॉर्म किया गया उसको हम टैक्स रिफॉर्म भी कहते हैं। तो इन रिफॉर्म से पहले इंडिया का जो टैक्सेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा हाईली कॉम्प्लेक्स था, और साथ में इवेजिव टैक्स स्ट्रक्चर भी था। मतलब जिसमें टैक्स पेयर जो है किसी न किसी तरीके से टैक्स चोरी करने में कामयाब हो जाते थे, और टैक्सेशन की जो रेट्स थी वो भी काफ़ी हाई थी। तो कई तरह की प्रॉब्लम्स थी हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में। लेकिन जो फिस्कल रिफॉर्म्स आए उसके बाद टैक्स रिफॉर्म को किया गया, और उससे जो टैक्सेशन सिस्टम था उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया, मॉडरेट किया गया, टैक्सेशन रेट्स को कुछ कम किया गया ताकि टैक्स इवेजन ना हो, लोग ईमानदारी से टैक्स पे करें।
और अभी रिसेंटली अगर हम बात करें 2014 के बाद जो है, जब बीजेपी गवर्नमेंट आई तो उसके बाद जो है जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया देश में। जीएसटी जिसको हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी कहते हैं, ये टैक्सेशन सिस्टम को काफ़ी सिंप्लीफाई करता है। कई तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है वो ख़त्म करके एक ही टैक्स बना दिया गया, जीएसटी। और जीएसटी जो है, इसका स्लोगन है वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। तो जीएसटी की वजह से सरकार को ये उम्मीद है कि जो उसका रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ होगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, और साथ में लोगों को जो परेशानियां होती थी टैक्स पे करने में या कम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम की वजह से जो डिफ़िकल्टीज़ होती थी, उससे टैक्स पेयर भी बचेंगे और लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ेगा। सो दीज वर द फिस्कल रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। सो लेट अस डिस्कस एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन। इन रिफॉर्म्स में हम दो कंपोनेंट्स को शामिल करते हैं। पहला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स और दूसरा है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म में जो पहला रिफॉर्म किया गया था वो था डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपीस। तो 1991 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियन रुपीस का डीवैल्यूएशन किया गया। डीवैल्यूएशन का मतलब है जब हम इंटरनेशनल मनी मार्केट में अपनी करेंसी की वैल्यू को दूसरे देशों की करेंसी के मुकाबले उसका वैल्यू कम कर देते हैं, उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। जैसे मान लीजिए सपोज कि $1 जो है उसका रेट 75 रुपीज़ है मान लीजिए, और गवर्नमेंट ने एक डिसीज़न किया कि जो इसका रेट है वो 75 की जगह 80 रुपीज़ होगा, मतलब $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़। दिस इज़ ड्यू टू गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन द मनी मार्केट। तो जब गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस की वजह से हमारी डोमेस्टिक जो करेंसी है उसका वैल्यू कम होता है या कम किया जाता है सरकार के द्वारा, उसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। अब डीवैल्यूएशन करने का बेनिफिट क्या होता है कि हम किसी भी फॉरेन करेंसी की जो एक यूनिट है अब उसको पहले के मुकाबले ज़्यादा रुपए देकर खरीदेंगे। मतलब कि सपोज अब $1 पहले 75 रुपीज़ का था मान लीजिए, और डीवैल्यूएशन के बाद अगर उसको 80 रुपीज़ का कर दिया गया तो इसका मतलब क्या है कि पहले $1 खरीदने के लिए हमें 75 रुपीज़ देने पड़ते थे और अब हमें 80 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मतलब उससे क्या है, 5 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है, लेकिन एक्सपोर्टर्स को 5 रुपये का फ़ायदा होगा। जो हमारे देश के लोग जो एक्सपोर्टर हैं हमारे देश के, उनकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि जब वो डॉलर्स में पेमेंट लेंगे अपने एक्सपोर्ट की और जब उसको एक्सचेंज करेंगे तो उनको उसका फ़ायदा होगा। जैसे सपोज़ पहले $1,00,000 को वो कन्वर्ट करवा रहे थे एक्सपोर्टर, तो उनको 75 लाख रुपीज़ मिलता था, अब उनको 80 लाख रुपीज़ मिलेगा उसके हिसाब से, तो उनको 5 लाख का सीधा फ़ायदा हो गया। तो इससे क्या होगा, एक्सपोर्टर्स को जो है मोटिवेशन मिलेगी, वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करना चाहेंगे, और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो नेचुरली है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन होगा। एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी के तहत हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कमा सकते हैं और उस रिज़र्व को हम न्यू टेक्नोलॉजी या न्यू कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स थे उसमें पहला काम क्या किया गया कि डीवैल्यूएशन कर दिया गया इंडियन रुपीज़ का, और डीवैल्यूएशन के बाद जो है जो इंडियन रुपी था इट वाज लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। मतलब इंटरनेशनल मनी मार्केट में अब जो इंडियन करेंसी की जो एक्सचेंज वैल्यू है अब वो फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के द्वारा डिसाइड की जाती है। मतलब हमारे इंडियन रुपीज़ की मार्केट में कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, उसके हिसाब से
उसका एक एक्सचेंज वैल्यू जो है वो दूसरी करेंसीज के साथ डिसाइड होता है। तो ये भी एक तरह का रिफॉर्म था। और एक्सटर्नल सेक्टर के तहत एक और जो रिफॉर्म था वो था आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में किस तरह के रिफॉर्म्स किए गए? पहला पॉइंट था कि जो टैरिफ रिस्ट्रिक्शंस थी उसको काफ़ी हद तक कम किया गया। जो इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगाई गई थी उसको काफ़ी हद तक हटा दिया गया, कम कर दिया गया। और कुछ चीज़ों के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर जो ड्यूटीज़ लगी हुई थी उसको पूरी तरह से विड्रॉ कर लिया गया, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया। कुछ के ऊपर कम किया गया और कुछ के ऊपर उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है कि प्रोटेक्शन पॉलिसी को भी ख़त्म किया गया, उसको हटा दिया गया। और अब पॉलिसी रखी गई कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो मेहनत करेगा, जो फिट रहेगा, जो परफॉर्मेंस करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, वही इंडस्ट्री अब अपने आप को बचा पाएगी। पहले तो सरकार जो है उसके सिर पे सारी इंडस्ट्री चलती थी, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस में, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उस चीज़ को जो है वो ख़त्म कर दिया गया। नाउ ये जो पॉलिसी रखी गई, दिस वाज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन द प्लेस ऑफ प्रोटेक्शन, कि अब प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, वही सरवाइव करेगा जो फिट रहेगा। जो इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा काम करेगी, बेहतर परफॉर्मेंस वाली होगी, वही कंपटीशन में सरवाइव करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका था, इट वाज मार्केट कंपटीशन रिप्लेस्ड कोटाज एंड टैरिफ्स। तो पहले जो कोटाज लगते थे या टैरिफ्स पॉलिसीज़ को फॉलो करके हम अपनी इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन देते थे, उसको हटा दिया गया और इंडस्ट्रीज़ को जो है इंटरनेशनल मार्केट में ओपन कर दिया गया, उसको मतलब खोल दिया गया इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन के लिए। सो दीज वर द एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स। तो एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में जैसे मैंने बताया कि फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए गए, उसमें डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी किया गया और उसके बाद इंडियन रुपी को छोड़ दिया गया फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस के लिए, ताकि उसका जो एक्सचेंज वैल्यू डिसाइड होगा मनी मार्केट में, इंटरनेशनल मनी मार्केट में, वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा होता है, जैसे आज की डेट में होता है। और इस तरह जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें भी रिफॉर्म लाए गए। टैरिफ्स को या तो हटाया गया या फिर कुछ कम किया गया, और प्रोटेक्शन की पॉलिसी को ख़त्म किया गया, और जो कंपटीशन थी, मार्केट कंपटीशन, उसको प्रमोट किया गया। So dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, those who can be benefited from this. Thank you.